हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या फिर एसटेट के एग्जाम हो, यानी उर्दू के जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही अहम सवाल है। इब्ने कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया है या कितने हिस्सों में तकसीम करता है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है 2, दूसरे में है 3 और तीसरे ऑप्शन में है 4 और चौथे ऑप्शन में है 5। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का आसानी के साथ में जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अब जरा इन्हें हम समझ लेते हैं कि पहला हिस्सा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इसी के साथ साथ में तीसरा और चौथा, इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे इब्ने कुतैबा ने शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला वो है जिसके अल्फाज व मानी दोनों अच्छे हों। पहला वो है जिसके अल्फाज व मानी क्या हो, दोनों अच्छे हों, दोनों अच्छे हों। ये पहला हिस्सा इन्होंने बताया है, पहली तकसीम की। दूसरा ये जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों, जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों, यानी अल्फाज तो बहुत अच्छे हों लेकिन कोई बहुत अच्छे माने नहीं निकल रहे उसकी। तीसरा इन्होंने कहा जिसके मानी तो अच्छे हों, तीसरा इन्होंने कहा है कि वो शेर जिसके मानी तो अच्छे हों लेकिन लफ्जों का इंतखाब सही ढंग से ना किया गया हो, लफ्जों का इंतखाब दुरुस्त ना हो। याद रखेंगे 3 हो गए। अब चौथा आप देखेंगे जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, जिसके अल्फाज व मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों। ठीक है जी। पहला वो जिसके अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों, जिसके अल्फाज अच्छे हों मगर मानी से खाली हों। तीसरा वो जिसके मानी तो अच्छे हैं लेकिन लफ्जों का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। चौथा जिसके अल्फाज और मानी दोनों एतबार से अच्छे नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन एक सवाल का और भी जवाब दीजिएगा। एक किताब का नाम है जो कि आपसे रिलेटेड है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो आप मुझे बताइएगा वो किसकी तसनीफ है। चलिए किताब का नाम नोट कीजिएगा, अदबुल कातिब। आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, क्योंकि ये चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है, इब्ने कुतैबा। नोट कर लीजिएगा कौन है, इब्ने कुतैबा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दस्तूर फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए हनीफ नकवी है, दूसरे में काजी अब्दुल वदूद है, तीसरे में इम्तियाज अली खां उर्शी है और चौथे ऑप्शन में रशीद हसन खां है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इम्तियाज अली खां उर्शी। देखिए दस्तूर फसाहत के मुरत्तिब तो कौन हो गए, इम्तियाज अली खां उर्शी हो गए। फिर आप मुझे बताइएगा दस्तूर फसाहत के मुसन्निफ कौन है, तो मालूम होना चाहिए किसका तज़किरा है, अहमद अली खां यक्ता का। किसका है, नाम नोट कर लीजिएगा, अहमद अली खां यक्ता, क्योंकि ये भी चीज एग्जाम में आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में। तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 ईस्वी में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा किसकी तसनीफ है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है खलीक अंजुम, दूसरे में महमूद इलाही, तीसरे में शेख चांद और चौथे ऑप्शन में अबू मोहम्मद सहर।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी महमूद इलाही। एक दो किताबों के और भी नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, आप उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक किताब का नाम है, नाम नोट कीजिएगा, फिर जवाब देने की आप सब कोशिश करेंगे। लिखिएगा, नक़्दुश्शेर। हालांकि हम क्लास में कई बार उनको हम बतला भी चुके हैं कि नक़्दुश्शेर के मुसन्निफ कौन है, ये आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में एक किताब है अल उम्दा। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, नक़्दुश्शेर किसकी तसनीफ है, क़ुदामा इब्ने जाफ़र। नोट कर लीजिएगा, नक़्दुश्शेर के मुसन्निफ कौन है, क़ुदामा इब्ने जाफ़र। ठीक है जी। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इब्ने रशीक। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इब्ने रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है। पहले ऑप्शन में सज्जाद हैदर यल्दरम, दूसरे में जोश मलिक आबादी, तीसरे में फैज अहमद फैज, और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। देखिए, फैज के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम कई बार इनसे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सब मुझे बतलाने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आप सब जवाब दीजिएगा। पहली चीज तो ये बताइएगा, फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बतलाएंगे कि फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये बताइएगा, फैज के कुल्लियात का नाम क्या है। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे फैज के सफरनामे का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आप मुझे ये भी क्लियर करेंगे, फैज अहमद फैज की खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। फैज अहमद फैज की तसनीफ मीज़ान, ध्यान से सुनिएगा, फैज अहमद फैज की तसनीफ मीज़ान। पूछा गया कि मीज़ान क्या है, यानी सिन्फ के एतबार से क्या है, इसका जवाब आपको देना है। सभी को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सने विलादत सने वफात बतलानी है आपको, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, कुल्लियात के नाम आपको बतलाने हैं, खुतूत के मजमुए का नाम बतलाना है, और सफरनामे का नाम बतलाना है, और इसी के साथ मीज़ान क्या है ये भी आपको क्लियर करना है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन सा किरदार नॉवेल लंदन की एक रात का नहीं है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने नईम है, दूसरे में आरिफ है, तीसरे में राउत है, और चौथे में एहसान है। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी राउत। याद रखेंगे, लंदन की एक रात बहुत अहम नॉवेल है। पहली चीज तो यही मालूम हो कि लंदन की एक रात नॉवेल किसका है, इसके मुसन्निफ कौन है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये नॉवेल जो है कब अमल में आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये इस ताल्लुक से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये नॉवेल जो है, जो मुसन्निफ इसके हैं उनकी सनी विलादत क्या है और सनी वफात क्या है, ये भी अहम है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, सबसे पहले नोट कीजिए, लंदन की एक रात जो नॉवेल है, ये किसका नॉवेल है, सज्जाद ज़हीर का। किसका नॉवेल है, सज्जाद ज़हीर का, याद रखिएगा। ये नॉवेल कब अमल में आया है, तो नोट कर लीजिएगा 1939 में। सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपके खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नुकूश जिंदा, बहुत अहम है, जरूर याद रखेंगे। देखिए, नुकूश जिंदा के साथ में दो और किताबों के नाम याद रखेंगे, एक है जिंदा नामा और दूसरा है मुशाहिदात जिंदा। कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखेंगे, नुकूश जिंदा सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमूए का नाम है, और जिंदा नामा जो है ये फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, और मुशाहिदात जिंदा ये हसरत मोहानी की खुदनविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम है। जरूर याद रखेंगे, अहम है। लंदन की एक रात जो नॉवेल है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि उर्दू में सबसे पहले शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किस नॉवेल में किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा लंदन की एक रात। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है। देखिए, ऑप्शन आपके सामने जो है, पहला है वो गुलजार नसीम, दूसरे ऑप्शन में सहरुल बयान, तीसरे में है ज़हरे इश्क, और चौथे ऑप्शन में ख्वाबो ख्याल। तो आप मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। सहरुल बयान आप सबको मालूम होगा किसकी मसनवी है, मीर हसन की मसनवी है। इस ताल्लुक से ये बताइए मसनवी जो है कब लिखी गई है, और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई है,
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں میر حسن کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے، نوٹ کیجیے گا۔ تو پہلی چیز ہم نوٹ کر لیتے ہیں، یہ مثنوی جو لکھی گئی ہے 1784-85 میں یہ مثنوی لکھی گئی ہے، کس کے عہد میں لکھی گئی ہے؟ تو نوٹ کیجیے گا آصف الدولہ، کیا نام ہے؟ آصف الدولہ۔ میر حسن کی جو سن ولادت ہے یاد رکھیے گا 1737 عیسوی میں دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں، یہ شعر مضامین پطرس کے کس مضمون میں درج ہے؟ پہلے آپشن میں دیکھیے آپ کے سامنے ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، دوسرے آپشن میں ہے کتے، تیسرے میں ہے مرحوم کی یاد میں، اور چوتھے آپشن میں ہے مرید پور کا پیر۔ تو نوٹ کیجیے گا اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن، یعنی سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ بہت اہم نام ہے، ضرور یاد رکھیں گے پطرس بخاری کے تعلق سے۔ پطرس بخاری کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کئی بار ہم کلاس میں بتلا بھی چکے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے گا اگین۔ 1898 عیسوی میں پشاور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1958 میں 1958 میں نیو یارک میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مضامین پطرس یاد رکھیں گے آپ کے کل کتنے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو آپ یاد رکھیں 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، ذیل میں کس مثنوی میں منوہر و مد مالتی کی عشقیہ داستان بیان ہوئی ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے ہے گلشن عشق، دوسرے میں ہے پھول بن، تیسرے میں ہے گلزار نسیم، اور چوتھے آپشن میں ہے زہر عشق۔ تو نوٹ کر لیجئے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی گلشن عشق۔ گلشن عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، نصرتی۔ کس کی مثنوی ہے؟ نصرتی کی۔ یہ مثنوی آپ نے کب لکھی ہے؟ تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا 1657 عیسوی میں، یاد رکھیے گا 1657 عیسوی میں۔ باقی مثنویوں کے نام، مصنفین کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، تخلیقار پھول بن کس کی؟ ابن نشاطی کی، گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی، زہر عشق مرزا شوق لکھنوی کی۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتنی کس کی کتاب ہے؟ بہت اہم کوشچن ہے۔ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے احتشام حسین ہے، دوسرے میں آل احمد سرور ہے، تیسرے میں کلیم الدین احمد ہے، اور چوتھے میں وقار عظیم ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کیجئے گا اس کوشچن کا درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا آپشن، یعنی کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد بہت اہم نام ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ آپ کی سن ولادت ہے 1908 عیسوی میں، پٹنہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1983 عیسوی میں پٹنہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے بہت ساری اور بھی اہم کتابیں، جیسے اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری پر ایک نظر۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ میر نے یہ شعر دکن کے کس شاعر کی تعریف میں لکھا ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے ہے محمد قلی قطب شاہ، دوسرے میں ہے ولی اورنگ آبادی، تیسرے میں سراج اورنگ آبادی، اور چوتھے میں ہاشمی بیجا پوری۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ نوٹ کر لیجئے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی ولی اورنگ آبادی۔ دیکھیں میر تقی میر بہت اہم نام ہے، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے چیز تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے، یہ اہم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میر تقی میر کے پہلے تذکرے کا نام ہے جو کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے۔ میر تقی میر کی خود نوشت کا نام کیا ہے جو کہ فارسی زبان میں، یہ بھی آپ مجھے بتلائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے، یہ بھی آپ مجھے بتلا سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا، آپ کی جو پیدائش ہوئی یاد رکھیے گا 1723 عیسوی میں لکھنؤ میں آپ کی آگرہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں، یاد رکھیں گے۔ آپ کے تذکرے کا نام کیا جو کہ فارسی زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے؟ وہ ہے نکات الشعراء۔ آپ کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے ذکر میر، یاد رکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا آصف الدولہ 1781 عیسوی میں۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ درجل میں کس نے فارم کو ٹریجڈی کی جان بتایا ہے؟ پہلے آپشن میں آپ کے سامنے افلاطون ہیں، دوسرے میں ارسطو ہیں، تیسرے میں ہوریس ہیں، اور چوتھے آپشن میں لون جائنس ہیں۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی ارسطو۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، پروفیسر کلیم الدین کا سال ولادت کیا ہے؟ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا، تو سیدھے اس کا جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی 1908 عیسوی۔
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात व सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो नाम है कलीमुद्दीन अहमद का, दूसरे में आल अहमद सुरूर है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे में मोहम्मद हसन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत सने वफात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जोश के बारे में बात कर लेते हैं। जोश के ताल्लुक से पहली चीज तो ये आपको मालूम, आपका नाम है शब्बीर हसन खां। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात का, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, बहुत अहम नाम है। इसी के साथ साथ में जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा, ये भी आप क्लियर कर लीजिए। और इसी के साथ साथ में जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान का शहर है, वहां आपकी पैदाइश हुई है। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा रूह अदब। क्या नाम बताया हमने, रूह अदब, जरूर आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में रूह अदब, अब मैं रूह अदब अगर आपके जहन में आया है तो एक किताब है जो उर्दू के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, रूह तनकीद, तनकीद से मुताल्लिक है। आप मुझे बताइएगा रूह तनकीद किसकी किताब है, रूह तनकीद जो है किसकी तस्नीफ, जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए अभी हम नोट कर लेते हैं, जोश मलिहाबादी की खुदनविश का नाम क्या है, यादों की बारात। क्या नाम है, यादों की बारात। इसका जवाब आप सब मुझे देंगे, हम क्लास में बता भी चुके हैं रूह तनकीद किसकी किताब है। अगर नहीं मालूम है तो इसको आप तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुबारक खातिर के आखिरी खत की तारीख क्या है? पहले ऑप्शन में आपके सामने 16 सितंबर 1943, दूसरे में 17 सितंबर 1944, तीसरे में 18 सितंबर 1945 और चौथे ऑप्शन में 19 सितंबर 1946। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी 16 सितंबर 1943। मुबारक खातिर आप सबको मालूम होगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की खुतूत का मजमुआ है, ये बात क्लियर हो। जो आपने किला अहमद नगर में कहाँ लिखे थे, आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान किसके नाम लिखे थे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे। दो चीजें अहम है, या फिर मकतूब इलेह कौन है, हबीबुर रहमान खान शेरवानी, कहाँ लिखे थे यानी जगह कौन सी थी, तो याद रखें किला अहमद नगर। ये क्लियर हो गया। अब ये याद रखें गुबार खातिर जो है कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो याद रखेंगे 24 खतूत का ये मजमुआ है, जहन में आप रखिएगा। अबुल कलाम आजाद की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1888 ईस्वी में मक्का में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया था पतरस बुखारी का भी इंतकाल कब हुआ है, 1958 में, उनका कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। आपकी पैदाइश हुई 1888 में, उनकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पतरस की। तो ऐसे ही चीजों का आप रिलेट करने की कोशिश, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, पेशावर में, पतरस की इंतकाल कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। अबुल कलाम आजाद की पैदाइश हुई मक्का मुअज़्ज़मा में, इंतकाल कहाँ हुआ है, दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुत्फ कहाँ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूं कि जग बीती दर्जन नॉवलों में से किस नॉवल का आगाज इस शेर से होता है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है ऐवान गजल, दूसरे में है चांदनी बेगम, तीसरे ऑप्शन में एक चादर मैली सी और चौथे ऑप्शन में उमराव जान अदा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा चौथा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। आप सबको मालूम होगा उमराव जान अदा जो है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है, तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में। ये सन जरूर याद रखेंगे, बहुत अहम है। चलिए मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की सने विलादत सने वफात के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जाते शरीफ ज़ादा ये भी आपके नॉवल है, इन्हें भी आप जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिस तरह शेर गरजता है, हाथी चिंघाड़ता है, कोयल कूकती है, ताउस नाचता है, सांप लहराता है, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के जरिए अदा होते हैं। ये बयान किसका है? अगर आप पहले ऑप्शन में देखिए तो नाम है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का, दूसरे ऑप्शन में आल अहमद सुरूर है, तीसरे में अल्लामा शिबली नौमानी है और चौथे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आजाद है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश कब हुई, याद रखिएगा 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है
और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए हाल ही को भी इनसे रिलेट कर सकते हैं। हाल ही की जो पैदाइश हुई है 1837 में पानीपत में, और इंतकाल कब हुआ? 1914 ईस्वी में पानीपत में। तो ऐसी चीजों को आप रिलेट कीजिए एक दूसरे से, तभी चीजें आपको आसानी के साथ में याद होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? एहसास कमतरी को इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियर समझना, अपने आप को कमतर समझना, उसे कहते हैं। ऐसे होता है एहसास बरतरी, यानी अपने आप को ज्यादा, उसे कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इंसान फितरतन देवताओं की तरह जमाने के मकरू फरेब या हालात से मजबूर होकर वो अपना तकद्दुस खो बैठता है। अदब इसी तकद्दुस को अपनी जगह पर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, उपदेशों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके, दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर, नेचर से हम आहंगी पैदा करके। ये किस अफसाना निगार का बयान है? अगर आप पहले ऑप्शन में देखिए तो नाम है सादा सन मंटू का, दूसरे में इसमें चौथई का नाम है, तीसरे में प्रेमचंद है, और चौथे ऑप्शन में अजीम बेग चौथई है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपका नाम क्या है यानी प्रेमचंद का, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। ये सभी अहम सवाल आते हैं, कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में आपसे रिपीट किया जा सकता है। तो आपका नाम जो है नोट कर लीजिएगा धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से जनरल चीजें जो हर एक के जहन में होनी चाहिए। आपकी जो पैदाइश है याद रखेंगे 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है असरारे मुआबिद, याद रखिएगा। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सोज़े वतन, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका जो पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहें तो उसी को मौज से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मुस्तरिब है, जिंदा है, आसूदा हुई और मादूम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है नैरंगे ख्याल, दूसरे में सीपारे दिल, तीसरे में संगो खिश्त, और चौथे ऑप्शन में है गुबारे खातिर। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुबारे खातिर। देखिए आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट में सब लोग। नैरंगे ख्याल किसकी तसनीफ है? सीपारे दिल के मुसन्निफ कौन है? संगो खिश्त किसकी तसनीफ है? सभी अहम किताबों के नाम। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यानी सिर्फ जवाब जानने तक महदूद नहीं रहना आपको, दीगर जो ऑप्शंस आपके पास में उन्हें भी जानने की कोशिश करनी है, तभी आपको क्लियरिटी आएगी, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सर झुकाकर नाक रगड़ता हूं उस अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहले ऑप्शन अगर आप देखिए नाम है सबरस, दूसरे ऑप्शन में करबल कथा, तीसरे में रानी कैद की कहानी, और चौथे ऑप्शन में नौ तर्जे मुरस्सा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रानी कैदकी की कहानी। रानी कैद की कहानी बहुत अहम है। सबसे पहले चीज तो आप मुझे यही बता सकते हैं कि ये जो कहानी है कब लिखी गई है। पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर सकते हैं कब लिखी गई है। दूसरा ये बता सकते हैं किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों अहम चीजें। तो नोट कर लीजिएगा ये जो दास्तान है ये लिखी गई है 1803 ईस्वी में, और किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर यह दास्तान लिखी गई है। इंशाअल्लाह खां की दास्तान है, तो नोट कर लीजिएगा 1752 ईस्वी में इंशा की पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुर्शिदाबाद में 1752 में पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा, बहुत अहम नाम है। चलिए अब हम जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में आपको पैदाइश के एतबार से जो भी आपके निसाब में गजल व शौरा है उनको देखा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वफात के एतबार से आपके जो गजल शौरा है उनकी ज़मानी तरतीब क्या हो जाएगी।
वफात के एतबार से जो गज़ल व शुअरा है उनकी ज़मानी तरतीब क्या हो जाएगी, ये हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी पैदाइश के एतबार से, यहाँ पे हम बात करेंगे वफात के एतबार से गज़ल गो शुअरा की तरतीब क्या हो जाएगी, गज़ल गो शुअरा की तरतीब क्या हो जाएगी, इसको हम क्लियर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो है वली का, याद रखिएगा। दूसरा नाम अगर आप नोट करेंगे तो वो आ जाएगा मीर तकी मीर का, और उसके बाद में मीर तकी मीर के बाद में अगर आप लिखेंगे तो वो है मोमिन, और मोमिन के बाद में अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएंगे आपके गालिब, और गालिब के आपके बाद में आ जाएंगे शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी हो जाएंगे। शाद के बाद में अगर आप लिखेंगे तो आ जाएंगे असगर, असगर के बाद में जो नाम आएगा वो आएगा फानी का, और फानी के बाद में अगला जो नाम आप लिखेंगे वो हो जाएगा हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी के बाद में आप लिखेंगे यगाना, यगाना भी बहुत अहम है। यगाना के बाद में नाम लिखेंगे आप जिगर मुरादाबादी का। जिगर के बाद में आप नोट कीजिएगा फराग गोरखपुरी का। फराग गोरखपुरी के बाद में लिखेंगे आप मजरूह सुल्तानपुरी का। इनके बाद में आप लिखेंगे इरफान सिद्दीकी का। नाम नोट कर लीजिए, अभी हम सभी की सनफ़ात एक साथ में क्लियर करेंगे। इरफान सिद्दीकी के बाद में अगला नाम आप लिखेंगे शहरयार का, और शहरयार के बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है कलीम आजिज। क्या है? कलीम आजिज का नाम। अब सभी की सनफ़ात हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वली। वली के देखें जो वफात हुई है 1720-25 के आसपास में, क्लियर कीजिएगा। मीर तकी मीर की वफात कब हुई? 1810 ईस्वी में। और मोमिन की वफात कब हुई? 1852 ईस्वी में। गालिब की कब हुई है? 1869 में, आप भी बतलाएंगे। शाद अजीमाबादी की कब हुई है? 1927 में, याद रखिएगा। असगर गोंडवी की कब हुई है? 1936 ईस्वी में। फानी बदायूनी की कब हुई है? 1941 ईस्वी में। हसरत मोहानी की कब हुई है? 1951 ईस्वी में, आप भी याद करेंगे। चलिए, यगाना के बारे में बात करते हैं तो यगाना का इंतकाल हुआ है 1956 ईस्वी में। जिगर का इंतकाल हुआ है 1960 ईस्वी में। फराग गोरखपुरी का इंतकाल हुआ है 1982 में। मजरूह सुल्तानपुरी का हुआ है 2000 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी का हुआ है 2004 ईस्वी में, याद रखेंगे। शहरयार का हुआ है 2012 ईस्वी में। कलीम आजिज का इंतकाल हुआ है 2015 ईस्वी में। तो ये हो गई गज़ल गो शुअरा की वफात के एतबार से तरतीब क्या हो जाएगी। इस तरतीब को आप प्रैक्टिस कीजिए, यानी आप सोचिए। सबसे पहले नामों का आप लिख लीजिए। नामों को लिखने के बाद में उनकी सने वफात क्या है आप अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे 2-4 बार लिखने के बाद में आप एक बार लिखिए, नहीं मालूम फिर किताब का सहारा लीजिए, फिर लिखिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले उर्दू के हर एग्जाम में ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे वो आपका नेट का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर डीएसएसबी के एग्जाम हो। उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।